जब भी हम इकोनॉमिक्स में रिसेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस या जिसे हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं 2007 और 8 का, इसकी बात आ ही जाती है। बट मैंने अक्सर नोटिस किया है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस क्राइसिस का रीजन क्या था। क्या ये एक सिंगल फैक्टर हाउसिंग मार्केट की वजह से था, या फिर ऐसी कंडीशंस जो हैं कुछ पीरियड में क्रिएट हो रही थी जिसका एक रिजल्ट हमें ये क्राइसिस जो है देखने को मिला है। आज के सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो क्या था और ये किन रीजंस की वजह से शुरू हुआ और फाइनली इसका इम्पैक्ट क्या था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं सब प्राइम क्राइसिस या फिर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 में हमें यूएस की इकोनॉमी में डायरेक्टली देखने को मिला था और इसका भरपूर इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आया था। तो बेसिकली अगर हम 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो ये बेसिकली एक पूरा एक ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न ही था, बट इसका अगर जीरो पॉइंट हम अब बात करें, ओरिजिनेटिंग पॉइंट की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स था। अब इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो बेसिकली हुआ था कोलैप्स ऑफ हाउसिंग मार्केट से, और जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी जो प्रेजेंट थी फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया और इस वजह से बैंक्स का फेलियर हुआ, मॉर्गेज लेंडर्स का फेलियर हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज जो है डूब गई और यहाँ पर ये सब मिला जुला के क्रिएट हुआ ग्रेट रिसेशन। और ये ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा रिसेशन जो है देखा गया है। अब इन सब पूरे प्रोसेस को हम इन डिटेल समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ यहाँ पर हाउसिंग मार्केट को या जो सब प्राइम मॉर्गेजेस थे उनको ब्लेम नहीं कर सकते। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है, फेडरल रिजर्व ने डिसीजन लिया था कि 2001 में ही कि इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रिसेशन जो था वो आने लगा था और यहाँ पर फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किए जाएंगे टू एड्रेस दिस रिसेशन। अब इंटरेस्ट रेट जब यहाँ कम करने की बात हुई, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको लोन्स जो हैं सस्ते में मिलने लगेंगे, चीप क्रेडिट जो है मिलने लगेगा। अब जब आपको चीप क्रेडिट मिलेगा तो मतलब आप सामान खरीद सकते हैं, आप चीजें खरीद सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि जैसे ही लोन सस्ता हुआ, लेंडिंग जो है तेजी से बढ़ गई और लेंडिंग भी वो वाली बढ़ी जो हाई रिस्क थी। उसके लिए भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे लेंडिंग जो थी वो हाई रिस्क लेंडिंग थी और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी एक मार्केट में जो है हाउसिंग मार्केट, जो कि है हाउसिंग मार्केट। अब हाउसिंग मार्केट में इस वजह से एक हाउसिंग बबल क्रिएट हो गया, उसमें हमें यहाँ पर इस हाउसिंग बबल में एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन देखने को मिली। मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेकुलेशन। अब ये जो स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ था वो इस वजह से स्टार्ट हुआ था कि बैंक्स ने ना, जिनकी क्रेडिट रेटिंग भी कम थी, जैसे कि आज आपको लोन जाने जाओ तो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करवाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो क्रेडिट स्कोर चेक करवाते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो प्रोबेबली आपको लोन या वो क्रेडिट कार्ड जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट उस वक्त क्योंकि क्रेडिट चीप हो गया था और यहाँ पे बैंक्स को देना था तो देवर ओके विद द रिस्क, और इसी वजह से ये ऐसे लोगों को भी लोन देने लगे जिनके क्रेडिट रेटिंग जो थी वो पुअर थी। और इस तरह की मॉर्गेजेस को हम कहते हैं सब प्राइम मॉर्गेज। बेसिकली एक ऐसा मॉर्गेज या लोन जो इशू हो रहा है ऐसे बोरोवर्स को जिनकी क्रेडिट रेटिंग जो है कम है। अब यहाँ पर ये जो लोन्स होते थे
या तो यहाँ पर एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट होते थे, या तो फिर बलून पेमेंट्स जो है हमें देखने को मिलती थी। और यहाँ पे उम्मीद थी बैंक्स को कि जब तक हाउसिंग मार्केट जो है बढ़ता रहेगा वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बैंक जो है लोन हमें वापस मिलेगा बैंक्स को और चीजें बढ़िया चलेंगी। इसी वजह से हाउसिंग बबल क्रिएट होता है, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की स्पेकुलेशन की, क्योंकि एक हाउसिंग बबल क्रिएट हो गया था। बाहर के नंबर से, रियल टर्म से कोई लेना देना नहीं था। हाउसिंग के प्राइसेस जो थे अपने आप स्पेकुलेट किए जा रहे थे, अपने आप मार्क किए जा रहे थे, इन्फ्लेटेड दिखाए जा रहे थे, क्योंकि उसी के बेसिस पे रीसेलिंग होती थी और फिर आगे लोन मिलता था। एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगेगा उन बच्चों को जिन्होंने बदमाश कंपनी एक मूवी है वो देखी हुई है। सो बेसिकली एक सिंपल सी बात है, लेट्स जस्ट से कि मुझे एक घर लेना है और मेरी क्रेडिट रेटिंग जो है पुअर है, बट फिर भी मुझे उस घर खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा। जैसे ही मुझे उस घर को खरीदने के लिए लोन मिला, मैंने उस घर को अपने ही अभी किसी लोन में बेच दिया और मैंने दिखाया कि इसकी हायर रीसेलिंग हुई है। अब वो सेकंड पर्सन जो है एक बड़े अमाउंट का लोन लेगा एंड ऐसे ही साइकिल जो है कंटिन्यू करती जाएगी। तो यहाँ पर जब तक हाउसिंग प्राइसेस अगर बढ़ते रहते तो शायद हमें ये रिसेशन देखने को नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और बोरोअर्स जो हैं वो या तो रीफाइनेंस करवा लेते या तो अपना हाउसेस जो है ग्रेजुअली बेच देते। प्रॉब्लम तब आई जब हाउसिंग प्राइसेस जो हैं एकदम से गिर गए, उनमें डिप देखा गया और यहाँ पर लोन्स जो है तुरंत डिफॉल्ट होने लगे। अब क्योंकि हाई रिस्क लेंडिंग थी तो यहाँ पर लोन्स को रिकवर करने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, जिसने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया इस क्राइसिस में। तो हाँ, हाउसिंग मार्केट का एक बहुत बड़ा हाथ था, बट सिर्फ हाउसिंग मार्केट की बात नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2001 में ही घटा दिया था फेडरल रिजर्व ने। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर बैंक्स के पास प्रोविजन था कि जो उनके सब प्राइम मॉर्गेजेस हैं, मतलब उन्होंने जो ऐसे मॉर्गेजेस दिए हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, उनको क्लब कर दे और उनको बना दे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, और ये मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज जो है इन्वेस्टर को बेच दी जाए। अब इसका मतलब क्या है, जो रिस्क बैंक के पास था वो रिस्क जो है इन्वेस्टर को दे देना। आपने जो लोन दिया है उसका आपने टुकड़े करके सिक्योरिटीज बना दी और बोला कि इस पे जो प्रॉफिट आएगा हम आपको एज ए इन्वेस्टर देंगे, और इन्वेस्टर के नाम पे वो रिस्क जो है वो चला गया। अब एमबीएस जो है यहाँ पे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज जो है ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लग रहे थे। क्यों? क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस जो है वो तो बढ़ रहे थे, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे थे तो इन्वेस्टर्स की मौज थी, इन्वेस्टर्स की मौज थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हुआ नहीं वैसा, यहाँ पर प्राइसेस जो है कोलैप्स कर गए और जो सिक्योरिटीज की वैल्यू थी वो भी जीरो हो गई। अब आप देखेंगे अभी तक दो प्रॉब्लम आ गई है, बैंक्स के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, बैंक्स प्रॉब्लम में है, जिन्होंने घर खरीदे थे वो लोग प्रॉब्लम में है क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो है दे आर नॉट एबल टू पे द लोन। यहाँ पे जो उनके घर के प्राइसेस थे वो ड्रास्टिकली गिर गए हैं। अब एक और कंपोनेंट ऐड हो गया, इन्वेस्टर्स जिन्होंने सिक्योरिटी में पैसे लगाए थे अब वो भी नुकसान में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी की वजह से जहां पर बैंक जो है अपना रिस्क जो है सिक्योर करना चाह रहा था वो भी नहीं हुआ, और यहाँ पे डायरेक्ट रिस्क जो है वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में चला गया क्योंकि अब इन्वेस्टर जो है उस पे भी नुकसान जो है अब वो आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज आई थी इनका बैकग्राउंड क्या है, 1999 में ना बेसिकली जो ग्लास स्टीगल एक्ट था उसे पार्शियली रिपील किया गया, थोड़ा सा हटाया गया और बोला गया बैंक्स जो हैं वो ऐसी फर्म्स के साथ मर्ज कर सकते हैं जो सिक्योरिटीज के साथ डील करती हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मर्ज कर सकते हैं। अब इतनी तीन बड़ी बड़ी एंटिटीज को अगर साथ लाया गया तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, दे वर टू बिग टू फेल, मतलब वो सिस्टम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वो फेल करते तो दैट मींस पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट दिखता। और इसके बाद एसईसी ने यहाँ पर 2004 में
रिलैक्स कर दी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक को रखनी चाहिए थी रिस्क को मैनेज करने के लिए, उन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया। तो हाई रिस्क लेंडिंग बढ़ गई वहां से, और उसके बाद रिस्कियर इन्वेस्टमेंट बढ़ गए वहां पे, और साथ ही साथ मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज का काम बढ़ गया, क्योंकि बैंक्स जो है उन्होंने सिक्योरिटीज के साथ, सिक्योरिटी फर्म के साथ मर्ज कर लिया था, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफेक्ट होने वाले कंपोनेंट है वो सिर्फ हाउसिंग मार्केट नहीं थी, वो बैंक्स भी थे, वो इन्वेस्टर्स भी थे, वो इंश्योरेंस कंपनीज भी थी, वो सिक्योरिटी फर्म्स भी थी। तो इस मेस में ना बहुत लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, और जैसे ही हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस जो है उन्होंने गिरना शुरू किया, यहां पर पूरा गेम पलट गया। अब इस जस्ट इस ग्रेट रिसेशन से पहले एक सर्टेन टाइम देखा जो गया था जो काफी स्टेबल था, बहुत रिजिड, भयंकर चेंजेस नहीं देखने मिले थे, और इसको रेफर किया जाता है एज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पीरियड का ना नाम दे दिया ग्रेट मॉडरेशन पीरियड। और यहाँ पे ये माना गया कि अब जो वॉलेटिलिटी है ना, जो फ्लक्चुएशंस हैं, अब नहीं होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने माना कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वॉलेटिलिटी नहीं होगी, रिसेशन नहीं आ सकता, सब बढ़िया चल रहा है, यही अजम्पशन जो था लोगों को प्रोवोक कर रहा था कि वो बेहतर रिस्क लें और बड़े रिस्क लें, जितने बड़े रिस्क लेंगे उतने बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। ये मेंटालिटी की वजह से ही, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही, और साथ ही साथ जो यहाँ पे रेगुलेटरी छूटें मिल रही थी बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, उनके साथ और लेंडिंग प्रैक्टिसेस के साथ, यहाँ पे कोई इमेजिन नहीं कर पाया कि हाउसिंग प्राइसेस जो है डिप करेंगे। तो ये मार्केट जो है इतना इंटरकनेक्ट हो चुका है इन सारे रीजंस की वजह से कि पूरी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर शटडाउन जो है कर जाएगी, और कई कई सेक्टर्स जो हैं वो एक्सपोज होंगे, और यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स में रिसेशन हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें इमीडिएट इम्पैक्ट की, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने हाउस होल्ड वेल्थ जो है उसका बहुत ज्यादा इरोजन किया। एस्टिमेट्स की माने तो $7 ट्रिलियन के बराबर, सॉरी $17 ट्रिलियन के बराबर, और यूएस इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, वो छोटी हुई, जहां पर जीडीपी जो है 7% कम था। अगर 2018 में हम मेजर करें 2008 का इफेक्ट, तो जीडीपी जितना होना चाहिए था उससे 7% कम था 2018 में। अनएम्प्लॉयमेंट इस क्राइसिस के जस्ट बाद 10% तक बढ़ गई, जहां पर 7.5 मिलियन जॉब्स जो है लोगों की गई थी। इसके अलावा इसके बाद जो रिकवरी वाला टाइम था वो बहुत स्लो था, जिसकी वजह से हाउस होल्ड, फर्म्स, बैंक्स, बिजनेसेस सबने सफर किया है, और इसी रिसेशन का इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ने देखा है, ना कि सिर्फ यूएस ने। तो यहाँ पे एक इमीडिएट बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब अगर रिकवरी की हम बात करें, तो रिकवरी जो थी ग्रेट रिसेशन से, क्योंकि एक इतना बड़ा इकोसिस्टम जो है जिसको ऑलरेडी टू बिग टू फेल कह रहे हैं, वो फॉल्टर कर गया, वो बहुत डिफिकल्ट था वो रिकवरी, स्पेशली फॉर यूएस। यहाँ पर कई फैमिलीज के होम्स गए, जॉब्स गए, और जिन वेल्दी बैंकर्स की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उनका जो रिकवरी है वो ग्रेजुअली ओवर द इयर्स देखने को मिले। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि पिसेगा कौन? पिसेगी आम जनता। तो यहाँ पे जो मेजर लॉसेस थे जिन फैमिलीज को, मिडिल क्लास, लोअर इनकम फैमिलीज को, उनके लिए बहुत स्ट्रगलसम था, बट ओवर द इयर्स वेल्दी प्लेयर्स डिड रिकवर देयर मनी। और यहाँ पर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, स्पेशली इन द बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पर उन पर किसी तरह का क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा, जिसकी वजह से पब्लिक रिजेंटमेंट भी बढ़ा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि ये जो डिवाइड था बिटवीन रिच एंड पुअर वो फर्दर बढ़ गया, पब्लिक रिजेंटमेंट बढ़ गया, और यहाँ पे बड़े मूवमेंट जैसे कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी स्टार्ट किए गए पब्लिक रिजेंटमेंट दिखाने के लिए। बट ये मूवमेंट्स जो हैं, क्योंकि इन पे कोई सपोर्ट नहीं था, ये स्टैंड नहीं कर पाए, और कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं देखने को मिला
फॉर जस्टिस, स्पेशली फॉर लोअर इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8 ये आखिर क्रिएट कैसे हुआ और इसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स है या कंसर्न्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।